हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस्कॉलर। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आईटीजैम बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज मैं 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ 2020 का भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आप देख पाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो कॉन्सेप्ट हैं जो जो आने वाले एग्ज़ाम में 2024 में जो आईटीजैम होने वाला है उस रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट रिपीटेड होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस्ड पूछा गया था तो ये था कि द लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द जीनोम साइज एंड द जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज अमंग वेरियस स्पीसीज इज नोन एज। ये बहुत आसान सवाल है। तो आप अगर आपको नहीं पता ये चीज़, इट इज़ वेरी सिंपल, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। सेंट्रल डॉगमा तो नहीं हो पाएगा। अब जैसे कि जानते हैं सेंट्रल डॉगमा का मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये है आपका सेंट्रल डॉगमा। एंड डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं, जी वैल्यू पैराडॉक्स नहीं, ये है सी वैल्यू पैराडॉक्स। अब सी वैल्यू पैराडॉक्स क्यों है इसको ज़रा समझते हैं। तो अब यहाँ पे ये अगर चार्ट अगर देखें, पहले पता करते हैं कि सी वैल्यू पैराडॉक्स होता क्या है। तो the C-value paradox refers to the lack of correlation between the genome size and the genetic and morphological complexity, the number of different cell type. अब इसका अर्थात क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अब देखेंगे, ये जो है ये एक चार्ट दिया है जहाँ पे जीन डेंसिटी का कंपैरिजन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो आप ये जो यूकैरियोट है एनिमल्स, यहाँ पे आप नंबर ऑफ जीन्स अगर देखें, ये देखिए नंबर ऑफ जीन्स प्लांट्स में जैसे अराबिडोप्सिस थैलियाना, इसमें 26,500 जीन्स हैं। इससे कंपैरिजन में आप देखेंगे ह्यूमन के केस में, होमोसेपियंस के केस में उनके पास खाली 20,000 जीन है। तो प्लांट के पास ज़्यादा जीन्स हैं, पर जो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ह्यूमन्स ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स हैं। सो ह्यूमन आर मोर कॉम्प्लेक्स दैन प्लांट। तो ये कोरिलेनिटी नहीं पाया जाता है जीनोम साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। तो इसको ही बोला जाता है सी वैल्यू पैराडॉक्स। अगले साल 2024 के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये MSQ बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया था व्हाट इज़ द मोस्ट which of the following are most common between prokaryote and eukaryote gene expression। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं चलिए। कबल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन नहीं, ये प्रोकैरियोट के लिए तो ट्रू है पर यूकैरियोट के लिए ट्रू नहीं है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन खाली आपका ये यूकैरियोट में देखा जाता है, प्रोकैरियोट में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, यूकैरियोट्स में देखा जाता है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल एंड दिस लास्ट ऑप्शन दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सीक्वेंस विच इज़ नोन एज दिस TA इन द प्रोमोटर रीजन। तो जैसे जानते हैं आप लोग सब कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, लगभग हर जगह ये सेम होता है। AUG मिथियोनिन के लिए कोड करता है, बैक्टीरिया में भी कोड करता है, और आपका यूकैरियोट में भी कोड करता है, और प्रोकैरियोट में भी कोड करता है सेम चीज़। तो जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल, तो ये सेम रहेगा। उसके साथ साथ ये जो TA इन द प्रोमोटर रीजन, अब जब बैक्टीरियल प्रोमोटर एंड आपका RNA पॉल2 मीडिएटेड प्रोमोटर मतलब यूकैरियोटिक प्रोमोटर को देखेंगे अच्छे से, तो आप आराम से देख पाएंगे कि यहाँ ये जो -10 कंसेंसस सीक्वेंस है दैट इज़ TA यहाँ पे भी देखिए टाटा बॉक्स बोला जाता है यूकैरियोट में, TA दैट इज़ इन पार्ट ऑफ कोर प्रोमोटर। तो ये क्वेश्चन फिर घुमा फिरा के पूछा जा सकता है अलग अलग करके कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में। तो आपका आंसर होना चाहिए यूकैरियोट। कपल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कहाँ होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोकैरियोट। तो ये आप ये क्वेश्चन से और दूसरे तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है इसके ऑप्शन से, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए, आ सकता है आने वाले साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी MSQ टाइप है। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सवाल है। देखिए, रो फैक्टर एंड सिग्मा फैक्टर दैट आर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बाकी बचा ओरिसी एंड DNA। ये रहा आपका चार्ट जहाँ पे इकोलाई का जो रेप्लिकेशन ऑरिजिन है, जहाँ पे जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व है उसके बारे में बताया गया। तो DNA ए प्रोटीन,
ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज द ओरी सीक्वेंस एंड ओपन द डुप्लीकेट एट स्पेसिफिक साइट इन द ऑरिजिन। डीएनए बी प्रोटीन को ही हेलिकेज बोला जाता है, ये अनवाइंटेड डीएनए। उसके साथ साथ जो ओरी सी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो भी चाहिए, सो ओरी सी भी चाहिए। इसके साथ साथ ये जो चार्ट मेंशन है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इन केस यहाँ पे जो जो एंजाइम्स ये जो प्रोटीन्स मेंशनड है, जो एंजाइम मेंशनड है, दैट इज़ डायरेक्टली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। काम क्या है वो सब प्रोटीन का, जैसे प्राइमेज का काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। तो डीएनए रेप्लिकेशन में ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चार्ट मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चाहे तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आने वाले जो क्वेश्चन बनेंगे ये बेस्ड ऑन दिस चार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेट क्वेश्चन चालू हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा आंसर। तो देखा जाए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पूछा गया द नंबर ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स फॉर मिथियोनिन इज। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो द कोडॉन है इसका एक डिजेनरेसी होता है। डिजेनरेसी इससे भी एक बहुत आसान से सवाल बन सकता है कि डिजेनरेसी का क्या मतलब है। तो डिजेनरेसी का यही मतलब है दैट ए गिवन अमाइनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोर देन वन ट्रिपलेट कोडॉन। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, सेरीन जो अमाइनो एसिड है इसको कोड करने के लिए 6 कोडॉन्स प्रेजेंट है, मतलब 6 कोडॉन सेरीन के लिए कोड करता है। सेम तरह ल्यूसीन के लिए 6। तो इस चार्ट से भी एक अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कोडॉन किसके लिए है, जैसे सेरीन के लिए, ल्यूसीन के लिए और आर्जिनिन के लिए। सबसे कम है मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया ट्रिपलेट कोडॉन्स फॉर मिथियोनिन, तो यहाँ पे होगा 1। सो द आंसर विल बी 1। तो 1 1 1 2 4 एंड 6। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिमम कोडॉन सेरीन, ल्यूसीन और आर्जिनिन के लिए, सबसे कम मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन के लिए। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका चारगाफ रूल के ऊपर बेस है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पूछा गया है द डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 32% ऑफ एडिनोसिन, द मॉलिक्यूलर परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इन दिस डीएनए। तो आपका एडिनोसिन का परसेंटेज है 32, ठीक है। अब थाइमिन भी होगा 32, तो दोनों मिला के क्या हुआ 33, 6 एंड 4, 64%। तो बाकी बचा कितना, 100 - 64, दैट इज़ 36, है ना। ये जी एंड सी का परसेंटेज है। तो क्या करेंगे, साइटोसिन बताया है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 18% हो जाएगा। ग्वानिन होगा 18%, साइटोसिन होगा 18%। तो एडिनिन बताया गया, साइटोसिन का अमाउंट निकालने के लिए बोला गया, तो इट विल बी 18%। तो आंसर होगा आपका 18। बहुत आसान है, फिर से इसी तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कुछ नहीं करना होगा, टोटल करके 100 में से इसको माइनस कर दीजिए एंड इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ग्वानिन एंड साइटोसिन का अमाउंट सेम रहता है। ग्वानोसिन पेयर विद साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तीसरा सवाल, द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन ए कोर न्यूक्लियोसोम। अब पहले आपको पता होना चाहिए कोर न्यूक्लियोसोम किस किस चीज़ से बनता है। बनता है हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 2 कॉपीज़ करके रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं H2B, H2A, H3, H4, ये 2 कॉपीज़ करके प्रेजेंट है। अब इस 2 कॉपीज़ करके तो जो प्रेजेंट है, तो इट क्रिएट्स अ ऑक्टामर, है ना, ऑक्टामर बनाते हैं। तो जो कोर न्यूक्लियोसोम है उसमें नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड होगा 8। क्या होगा मैंने बताया, ये जो 4 कोर हिस्टोन है वो कोर हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। दैट इज कंपोज्ड ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4 एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ दिस कोर हिस्टोन। दे आर, सो द टोटल नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विल बी 8। इससे जो अगला सवाल बन सकता है कि जो लिंकर हिस्टोन है, उस लिंकर हिस्टोन किसको बोला जाता है, लिंकर हिस्टोन बोला जाता है H1 को। ये भी ध्यान रखिए। दूसरा चीज़, लाइसिन एंड आर्जिनिन का कंटेंट। सो जो अमाइनो एसिड प्रीडोमिनेंट है हिस्टोन प्रोटीन में, दैट इज़ लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन और देखिए, लिंकर डीएनए का
लेंथ क्या क्या कितना हो सकता है 20 to 60, और जो कोर डीएनए है दैट इज़ 147 बेस पेयर। सो दो न्यूक्लियोसोम और कोर पार्टिकल का लेंथ है 147 बेस पेयर। बहुत आसान सवाल है, आपको अगर थोड़ा भी आइडिया है तो आप कर लिए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि पीसीआर रिलेटेड कंसेप्ट टू आपको टूल्स एंड टेक्निक के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया, व्हाइल परफॉर्मिंग अ पीसीआर a student forgot to add one of the two primers. The number of molecules of single-stranded DNA produced after 25 cycle of PCR. अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए बहुत लोग n = n0 टू द पावर n ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, पर ये ऐसे नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे बताया गया एक प्राइमर नहीं डाला है, स्टूडेंट ने एक प्राइमर नहीं डाला है। तो आप अगर इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा इसका क्या लॉजिक बनता है। देखिए, ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स, इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो पीसीआर में क्या होता है, पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। नेचुरेशन हो गया, ये पहला स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड। अब देखिए एक प्राइमर जुड़ेगा एक स्ट्रैंड पे कुछ नहीं जुड़ेगा, दैट इज़ भी प्राइमर लेस, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइमर डाला हुआ है। तो अब ये जो प्राइमर है ये एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड होने के बाद ये ऐसे डुप्लेक्स डीएनए बना लेगा। पर ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है जिसमें कुछ प्राइमर नहीं जुड़ा है वो खाली रहेगा। तो जो पहला साइकिल है उसको कंप्लीट करने के बाद एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा है, वन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट साइकिल आप करके देखिए, सेकेंड साइकिल सेम चीज़, ये दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। तो ये दो स्टैंड अलग अलग हो गए, ऊपर वाला स्टैंड रहेगा और नीचे वाला भी स्टैंड रहेगा। सेम चीज़, ये जो ब्लू कलर का मैंने स्टैंड बनाया नया स्टैंड, उसके ऊपर फिर से एक प्राइमर जुड़ जाएगा सपोज़, और बाकी दो खाली रहेगा, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये दो स्टैंड जो है, ये दो स्टैंड बना टू सिंगल स्टैंडेड डीएनए आफ्टर 2 साइकिल। ऐसे करके अगर आप 25 साइकिल चलाएंगे, 25 साइकिल कंटिन्यू करेंगे, तो ऐसे 25 सिंगल स्टैंडेड डीएनए विल बी फॉर्म्ड। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आप थोड़ा सा दिमाग पे ऊपर जोर डालेंगे तो बहुत आसानी से कर लिए जाएंगे। तो 25 विल बी द आंसर। आई बात समझ में? तो ये रहा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन, तो 2021 में क्वेश्चन पूछा था। अब नेक्स्ट 2020 का, इसमें बहुत कम सवाल पूछे गए थे, चलिए एक के बाद एक डिस्कस कर लेते। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, इससे आसान और क्वेश्चन बन नहीं सकता। तो देखिए आरएनए बताया गया है, उससे आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। अब ये जो SIRNA है, तो आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। तो SIRNA इज इन्वॉल्व इन सिलेक्टेड mRNA डिग्रेडेशन, है ना, साइलेंसिंग में काम करता है। उसके साथ साथ ये SNORNA, जिसको स्मॉल राइबोन्यूक्लियर आरएनए भी बोला जाता है, यहाँ पे देखिए SIRNA, जो SIRNA दिस इज शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए विच कॉज डिग्रेडेशन ऑफ टारगेट mRNA। तो ये SIRNA का एक काम है, दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ सिलेक्टेड mRNA डिग्रेडेशन। अब PIRNA इस चार्ट में तो नहीं है, ये चार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ये चार्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे देखिए SNORNA के बारे में भी बताया गया है। तो दिस स्मॉल न्यूक्लियर RNA, दिस RNA base pair with the complementary region of pRNA molecule, directing the cleavage of rRNA chain and modification of base during maturation of rRNAs। तो ये क्या करेगा, rRNA के प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा। तो जो SNORNA है, इट विल हेल्प इन दिस rRNA प्रोसेसिंग। एंड दिस SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA जो स्प्लाइसिसोम मीडिएटेड हैं, ये क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग में मदद करते हैं। तो आप मैच कर लीजिए, इसका 3 R का 1 और P का 2, तो Q का 4। जो PIRNA है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्म लाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ये चार्ट फिर से मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये हेटेरोजेनस RNA, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हेटेरोजेनस RNA क्या है, यहाँ पे प्री RNA मरेज होते हैं और RNA प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट कंटेनिंग 1 और 2 इंट्रॉन। तो इंट्रॉन किस में रहते हैं, हेटेरोजेनस RNA में इंट्रॉन्स रहते हैं। SNRNA क्या है,
स्मॉल राइबोन्यूक्लियर आरएनए जो क्या करते हैं, इंट्रॉल को रिमूव करने में मदद करते हैं इन द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग। बहुत बढ़िया। mRNA क्या है, siRNA क्या है और स्नो आरएनए क्या है, ये नया है, ये बहुत जगह मेंशन नहीं होता है, इस चार्ट में मेंशन है। इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आसान है, कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, लैक ओपेरॉन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, IIT जैम, गैटबी, CVT, हर एक जो एग्ज़ाम से उसमें पूछा जाता है। देखते पढ़ते हैं, देखिए, लैक ओपेरॉन इज़ एन इंड्यूसेबल ओपेरॉन। एसेसन बिल्कुल सही है, तो एसेसन सही है। इट इज़ एन इंड्यूसेबल ओपेरॉन, मतलब लैक्टोज के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, ये जो लैक ओपेरॉन है ये एक्सप्रेस होगा, इसके जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया लैक ओपेरॉन, इसका जो रीज़न बताया गया, लैक ओपेरॉन इज नॉट इंड्यूस्ड व्हेन द रिप्रेसर प्रोटीन रिमेन्स बाउंड टू द ऑपरेटर DNA सीक्वेंस। अब देखिए ये जो रीज़न है ये तो सही है, पर इसका ये जो असर्शन है इसका करेक्ट रीज़न नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है, व्हेन दिस इट इज़ बाउंड विथ रिप्रेसर प्रोटीन बाउंड टू द ऑपरेटर DNA सीक्वेंस, दिस लैक ओपेरॉन विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड, मतलब इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। सीधी बात, यहाँ पे एक रिप्रेसर है जो कि आपका ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिप्रेसर कहाँ बाइंड करता है, तो ऑपरेटर पे बाइंड करता है, दैट इज़ लैकोसाइट। पर यहाँ पे जो स्टेटमेंट बताया गया कि आपका जो असर्शन है, दैट इज़ लैक ओपेरॉन इज इंड्यूसेबल ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन इंड्यूसेबल इसलिए है कि ये जो लैक्टोज हैं, ये जो लैक्टोज हैं, बिना इस लैक्टोज का ये लैक ओपेरॉन नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा, ये लैक ओपेरॉन बनाएगा एलोलैक्टोज which will act as a inducer and it will bind with this repressor protein and will inhibit this binding to this lac operator site, and this RNA polymerase will subsequently bind to the promoter and start the transcription of this lac operon। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो असर्शन है, ये बिल्कुल सही है, पर ये जो रीज़न है ये भी बिल्कुल सही है, पर ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा ये, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न, बट दिस रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न फॉर दिस असर्शन। आई बात समझ में सबको। इंड्यूसर इज एलोलैक्टोज, द प्रॉपर इंड्यूसर, इट विल बी कन्वर्टेड बाई दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है कि ये एलोलैक्टोज कौन बनाता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही एलोलैक्टोज बनाता है। आई बात समझ में। और देखिए क्या क्या जीन सिंथेसाइज होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक पायरमिडेज और ट्रांस एसिटाइलेज, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ये इसका गैट बी पे जो रिलेटेड मैंने वीडियोस बताया था, अब आप देखे होंगे कि वहाँ पे भी ये बार बार पूछा जाता है, लैक जेड का काम क्या है, वाई का काम क्या है, ए का काम क्या है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए इसको करने के लिए। दैट इज़ DNA और RNA आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए इस एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। लास्ट ऑप्शन देखिए, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है DNA को। तो ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है DNA को, ये आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पेंटोज शुगर नहीं, नाइट्रोजिनस बेस नहीं, ये फॉस्फेट ग्रुप इसका आंसर होगा। दैट इज़ यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, आप जब न्यूक्लियोटाइड, आप कोई भी न्यूक्लियोटाइड पकड़ते हैं इस CH2 के साथ, जब आप फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ते हैं, जहाँ यहाँ पे भी CH2OP, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है दैट इज़ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसके वजह से ही ये एसिडिक नेचर में है। और नाइट्रोजिनस बेस, ये आपका जो थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन है, सो दे आर प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स द दिस स्टैकिंग इंट्रैक्शन। यहाँ पे जब पेयरिंग होता है तब इस अंदर की तरफ रहता है, पर ये जो फॉस्फेट है दैट क्रिएट द बैकबोन ऑफ DNA, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एसिडिक नेचर ऑफ DNA। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं पे भी, गैट बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CUT के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजिनस बेस नाम सुन के पता चला दैट इज़ बेसिक, पर जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट इज़ अ बैकबोन ऑफ दिस DNA, ये है आपका बैकबोन। तो ये जो है ये DNA का बैकबोन है, तो ये मेजर रोल प्ले करता है एसिडिक नेचर प्रोवाइड करने में DNA को। तो ये रहा आपका पूरा 2020 का सवाल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग,
बने रहिए हमारे साथ। हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें और भी कुछ टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग बाय स्कॉलर। थैंक यू एवरीवन।